हिंदू लड़कियों को जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा के पेरेंट्स ने, उसके परिवारजनों ने जो एफआईआर लिखवाया था, उसकी कॉपी अब सामने आ चुकी है और उस एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है उसके कुछ लाइंस आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। श्रद्धा जब आफताब की जाल में फंसी तब उसके घर वालों ने उसे समझाया कि हम हिंदू हैं और हमारा उसका कोई मेल नहीं है। तब श्रद्धा ने कहा कि वो बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। पढ़ लिख कर अति बुद्धिमानी की बीमारी, जिसे माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार नहीं समझ में आते हैं, उसी बीमारी से ग्रसित थी शायद श्रद्धा भी। उसके ऊपर सेकुलरिज्म का भूत भी सवार था। वह आफताब के साथ दिल्ली चली आई। यहाँ आफताब ने एक फ्लैट किराए पर लिया जहाँ वह और श्रद्धा रहने लगे। दिल्ली में केवल आफताब जॉब करता था। इस बीच श्रद्धा के अपने घर वालों से संबंध लगभग खत्म हो चुके थे। बीच बीच में कभी कभी श्रद्धा के फोन आते थे जिसमें श्रद्धा कहती थी कि आफताब उसे मारता है। श्रद्धा के घर वालों उसके सोशल अकाउंट के बारे में जानकारी रखते थे, जो बाद में धीरे धीरे बहुत कम हो गया और फिर एकदम खत्म हो गया। फिर एक दिन श्रद्धा के भाई को श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण का फ़ोन आया जिसमें उसने कहा कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से नहीं लग रहा है। सोचिए कि आफताब ने किस कदर श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रखा था या उसे कैप्टिव की तरह रखा हुआ था, ये भी अपने आप में सवाल है। उसका हर तरह का संबंध खत्म करवा दिया, यहाँ तक कि उसका नंबर तक नहीं था उनके घर वालों के पास। तब श्रद्धा के घर वालों ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद केस दिल्ली और महरौली पुलिस ट्रांसफ़र कराया गया। फिर जांच के बाद आफताब शिकंजे में आया। पूछताछ में सख्ती के बाद आफताब ने अपना गुनाह कबूल किया। वह इतना शातिर था कि उसने पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बार बार बयान बदल रहा था, लेकिन पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी। पहले उसने कहा कि श्रद्धा उससे झगड़ा करके महीनों पहले उससे अलग हो गई थी। जानकारी यह भी आ रही है कि श्रद्धा के हत्यारे आफताब के मुंबई में भी कई हिंदू और लड़कियों से संबंध थे, और जब श्रद्धा को वो काट कर फ्रिज में रखा हुआ था तब भी वो लड़कियों को अपने घर में ला रहा था। श्रद्धा द्वारा शादी के दबाव बनाने पर आफताब ने पहले उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद फ्लैट के बाथरूम में ही उसके 35 टुकड़े किए। बदबू आदि ना आए इसके लिए वह रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता रहा। इतना ही नहीं, श्रद्धा के टुकड़ों को रखने के लिए उसने एक 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा। वह इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर था कि न केवल हत्या करने के बाद कई दिनों तक सामान्य रूप से ऑफिस जाता रहा, बल्कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा को रखा था उसी में पानी, खाने के अन्य सामान भी रख रहा था और उसे आराम से खा पी रहा भी था। आफताब श्रद्धा के टुकड़े के साथ 16 दिन तक फ्लैट में रहा। उसने फ्रिज को कई बार साफ किया ताकि कोई सबूत ना मिले। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा वेब सीरीज डेक्सर देखी। मेरी बात किसी को कड़वी लग रही होगी, मगर यही सच है। क्या कुछ लिखा गया है श्रद्धा के एफआईआर में और क्या कुछ कहा था, उसे मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि श्रद्धा ने किस तरह से अपने पेरेंट्स को
जवाब दिया था, ये भी पढ़ना। श्रद्धा ने कहा था कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड आई हैव द राइट टू टेक माई ओन डिसीजन। आई एम गोइंग विथ आफ्ताब। I will be in live-in relationship with him. For now, not consider me as your daughter. और आफ्ताब ने उसके कई टुकड़े किए। ये देखिए, ये उसके FIR की कॉपी के फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मैं आफ्ताब पुनेवाला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने जा रही हूँ और आज से मैं आपकी बेटी नहीं रही, ऐसा आप समझ लीजिए। अब मैं आफ्ताब अमीन पुनेवाला के साथ ही लिव इन में रहूँगी और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है, ऐसा कड़वा सच है कि जब भी कोई लड़की अपना घर छोड़कर जाती है तो कहीं ना कहीं उसके सारे रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते, क्योंकि एक ईगो सामने आ जाता है। जो उसके पेरेंटल होम है, जब वो ये कह के जाती है तो वो भी उसको छोड़ देते हैं, उसकी सुध लेना मुनासिब नहीं समझते हैं और लड़की कुछ इस तरह से शिकंजे में फंस जाती है। और क्योंकि उसको जब तक गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर होता है, तो उस घर में फंस जाती है। वो बचाने की कोशिश करती है, वो संभालने की कोशिश करती है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश में लगी रहती है। उधर परिवार वाले ये समझते हैं कि वो अपने ईगो में अपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट नहीं कर रही है और इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि वो लड़की कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाती है और श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में कट जाती है।